हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हमारी नाबार्ड की एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है। तो आज की क्लास में अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हमने ब्रीड्स ऑफ बफेलोज के बारे में भी पढ़ा, तो ऐसे हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़। तो गाइस, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको कैटेगरीज में चूज़ करना है एग्रीकल्चर। जब आप एग्रीकल्चर को चूज़ करोगे तो इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ की क्विजेज़ मिलेंगी। क्विजेज़ वाले ऑप्शन में इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको इसमें कुछ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो तो जैसे टाइम बाय टाइम वेबिनार्स आपके होते रहते हैं, ठीक है, वो आपको ऐप पर ही मिलते हैं। इसके अलावा ऐप में आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं जिनसे आप बैच के प्राइस को रिड्यूस भी कर सकते हो। दूसरी बात, बैच में ये ऐप में तो गाइस, ऐप में इसके अलावा आपको ये कॉइन्स मिलते हैं। आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको गिव अवे या किसी भी स्पेशल इवेंट पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास ऐप इंस्टॉल होता है। तो गाइस, इसलिए ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ काउ हैज़ 4 परमानेंट टीथ सो दैट व्हाट विल बी द एज ऑफ दैट काउ। किसी काउ के पास 4 परमानेंट टीथ है तो उस काउ की एज क्या होगी? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस? अब आप करेक्ट आंसर बताइए, इसमें क्या होगा? अगर किसी गाय की एज किसी गाय के पास 4 परमानेंट टीथ हैं तो उस गाय की एज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए गाइस, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ईयर, ठीक है, बिल्कुल 4 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैस्टल वायरल डिजीज इज कॉज्ड बाय द विच पैथोजन। तो जो न्यू NCV भी इसको हम बोलते हैं, राइट। तो न्यू कैस्टल वायरल डिजीज जो है ये कौन से पैथोजन की वजह से होती है? कोकाई की वजह से होती है, लंपी वायरस की वजह से होती है, हीमाग्लूटिनेटिंग पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है, या फिर रैप्डो वायरस की वजह से होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, बताइए। न्यू कैस्टल वायरल डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो जो न्यू कैस्टल वायरल डिजीज है ये कौन सा पैथोजन कॉज करता है? कोकाई, लंपी वायरस, हीमाग्लूटिनेटिंग वायरस एंड रैप्डो वायरस। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? तो बिल्कुल गाइज, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HP, यानी कि हीमाग्लूटिनेटिंग पैरामिक्सो वायरस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली न्यू कैस्टल जो इन्फेक्शन है, न्यू कैस्टल वायरल डिजीज है, ये बेसिकली हीमाग्लूटिनेटिंग पैरामिक्सो वायरस कॉज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिबलेट्स क्या है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। अ यंग मीट टाइप चिकन, ठीक है, अ यंग मीट टाइप चिकन और अ पोर्शन ऑफ एवियन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट with the thick muscular walls that crushes and grind the food, the part of the chicken carcass that consists of heart, gizzard and liver and an adult male turkey। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसमें ये बताना है कि गिबलेट्स क्या है। पहला है अ मीट टाइप चिकन, मीट टाइप चिकन को हम बोलते हैं। दूसरा, बेसिकली ऐसा पार्ट, ठीक है, जो जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का डाइजेस्टिव ट्रैक जिसमें बहुत ही थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं और ये बेसिकली क्या करता है, फूड को क्रश करता है और बहुत अच्छे से ग्राइंड करता है, वो पार्ट होता है। या फिर डेड बॉडी, एनिमल चिकन कार्कस को बोलते हैं डेड बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली चिकन्स की डेड बॉडी, जिस डेड बॉडी के पार्ट में हार्ट आता है, गिजर्ट आता है और साथ ही साथ आता है आपका लिवर, ठीक है, उस पार्ट को बोलते हैं। या फिर एन अडल्ट मेल टर्की, या फिर अडल्ट मेल टर्की को बोलेंगे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? दैट बेसिकली द पार्ट ऑफ चिकन कैरकस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, गिजर्ट एंड लिवर। तो बेसिकली वो पार्ट होता है जो आप जिसमें बेसिकली आपका हार्ट, गिजर्ट और लिवर आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वेयर द लार्जेस्ट वुल मार्केट इन एशिया लोकेटेड। तो भाई सबसे बड़ा वुल मार्केट एशिया में कहाँ पर है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या फिर कोटा में है? तो आपको ये बताना है, चारों जगह राजस्थान में ही है क्योंकि वुल प्रोडक्शन राजस्थान का सबसे अच्छा है, लेकिन आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट वुल मार्केट एशिया की कहाँ पर है, बताइए। लार्जेस्ट वुल मार्केट एशिया की कहाँ पर है ये आपको बताना है, बताइए। तो बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में सबसे बड़ी वुल मार्केट है एशिया की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज डन इन इंडिया। तो इंडिया में पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ पर हुआ था? पीयू यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जीबीपीयूएटी यानी कि गोविंद बल्लभ पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुआ था, एएआई यानी कि एग्रीकल्चर इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हुआ था, या फिर एनडीआरआई करनाल में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस, इनमें से क्या होगा, कौन सी जगह पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा गया था, बताइए। पहली बार कहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा गया था? तो बिल्कुल गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एएआई यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। देखो अगर हम वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं तो पहली बार डॉक्टर संपत ने किया था और ये एक डेयरी फार्म में करा गया था, मैसूर के डेयरी फार्म में। लेकिन एएआई में पहला बर्थ हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आपका ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनडीआरआई, सॉरी ये लोकेटेड एट बीच में आ गया, गलत हो गया। एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो एनडीआरआई कहाँ पर है आपका? करनाल में है, न्यू दिल्ली में है, वाराणसी में है या फिर झांसी में है? तो इन सभी में से आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, बताइए। NDRI is located in, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बोल रहा है नॉट करेक्टली मैच, इसका मतलब जो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, बोविडी, शीप, गोट, कैटल एंड बफेलो फैमिलीज है यहाँ पर आपके एनिमल्स है। ठीक है, तो देखिए स्वीडी स्वाइन, हॉर्स सॉरी इक्विडी हॉर्स एंड कैमिडी एस। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फैमिली के अंडर कौन आ रहा है और कौन सी फैमिली के अंडर कौन नहीं आ रहा है। वो कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, मतलब इसमें करेक्ट मैच नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमिडी एश। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बैक देख लेते हैं। देखो बोविडी, शीप, गोट, कैटल एंड बफेलो की फैमिली है, बिल्कुल करेक्ट है। सुईडी बेसिकली स्वाइन की फैमिली है, बिल्कुल करेक्ट है। इक्विडी बेसिकली हॉर्स की फैमिली, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कैमिडी एश की फैमिली नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी ईयर। कितने सालों के बाद लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट करा जाता है, यानी कि पशुओं की जनगणना कितने वर्षों में करी जाती है? 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 12 ईयर्स में या फिर 14 ईयर्स में? करेक्ट आंसर आपको चूज करना है गाइस, बताइए क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 ईयर्स यानी कि 5 साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। गोट, किडिंग, हॉर्स, फोलिंग, शीप, लैम्बिंग एंड बफेलो, फरोइंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा गाइस, बताइए। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बफेलो फरोइंग, ये नहीं होता है। ठीक है, गोट में अब देखो एक बार इसको बैक कर लेते हैं। ठीक है, गोट के लिए किडिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सही। हॉर्स के लिए फोलिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सही। शिप के लिए लैम्बिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बफेलोज के लिए फरोइंग यूज नहीं करते, काल्विंग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ काउ, गोट, बफेलो एंड शीप। तो वेलोइंग किसका फीचर है, आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। वेलोइंग इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ, वेलोइंग किसका कॉमन बिहेवियर है।
वेलोइंग किसका कॉमन बिहेवियर है बताइए। तो बिल्कुल बफेलोज का है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जो बेसिकली भैंस होती है वो कीचड़ में कहीं भी लोट रही होती है। जैसे पिग्स में भी आपने ये देखा होगा, पिग्स भी जनरली वेलोइंग करते हैं, ठीक है, और बफेलोज भी वेलोइंग करती हैं। तो बेसिकली समर सीजन में भैंसें क्या होती है, आधे मड वाले पानी में जो दलदल का पानी होता है उसमें वो चली जाती हैं, ठीक है, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को वहाँ पर क्या करती है, थोड़ा सा मेंटेन करती है। तो बेसिकली वेलोइंग कीचड़ में ये जो लौटने वाला जो बिहेवियर होता है ये बफेलोज का होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कलर ऑफ बफेलो मिल्क इज, बफेलो मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट येलो एंड रेड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताओ। कलर ऑफ बफेलो मिल्क यानी कि बफेलो मिल्क का कलर कैसा होता है ये आपको बताना है। येलो होगा, वाइट होगा, येलोइश वाइट होगा या फिर रेड होगा, बताओ। तो बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट, क्योंकि येलोइश वाइट या येलो कलर की अगर हम बात करते हैं तो ये काउ मिल्क होता है। बफेलो का मिल्क कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाइट कलर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टेबल एग्स प्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड टूडे आर बाई। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन कौन सी हेंस करती है, कौन से चिक्स करते हैं, ऑस्ट्रालोप, वाइट लेगहॉर्न, न्यू हैम्पशायर एंड असील। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा गाइज बताइए। मोस्ट ऑफ द टेबल एग्स प्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रीड, इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है चिकन्स की जो सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन करती है बताइए। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। व्हाइट लेगहॉर्न जो है बेसिकली एक ऐसी वैरायटी होती है चिकन्स की जो सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन करती है, ठीक है। गाइस इसमें एक चीज़ और है, ये तीनों की तीनों जो है ये डिफरेंट क्लासेस की ब्रीड है। जैसे हम लोग इंग्लिश क्लास पढ़ते हैं ना, मेडिटेरियन क्लास, अलग अलग क्लासेस पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली तीनों क्या है, एग्जॉटिक ब्रीड है, बट दिस इज इंडिजिनस ब्रीड जिसको हम कॉक फाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी, ओके। इनकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। आप लोगों ने कॉक फाइट सुनी होगी, देखी भी होगी मे बी, ठीक है। तो बेसिकली कॉक फाइट जो है वो इन्हीं ब्रीड से करवाई जाती है। इनका थोड़ा सा जो नेचर होता है एरोगेंट नेचर होता है, ठीक है, और इनकी जो बीक होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है ताकि वो लड़ सकें एक दूसरे से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट फ्राइज इज अ रिजल्ट ऑफ, तो करंट फ्राइज जो ब्रीड है वो किसके क्रॉस से मिलकर के बनती है, थार पार्कर एंड होलिस्टन फ्रीजन, दियोनी एंड होलिस्टन फ्रीजन, राठी एंड होलिस्टन फ्रीजन एंड ओंगोल ऑफ एंड होलिस्टन फ्रीजन। तो इन सभी में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। करंट फ्राइज ब्रीड जो है वो किसका क्रॉस है बताओ। करंट फ्राइज ब्रीड किसका क्रॉस होता है बताओ। हाँ तो बिल्कुल थार पार्कर एंड होलिस्टन फ्रीजन, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, थार पार्कर एंड होलिस्टन फ्रीजन। तो बेसिकली ये दोनों जो ब्रीड है करंट फ्राइज जो है इसी का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर होलिस्टन फ्रीजन जो है वो मिल्च ब्रीड है, ठीक है, मिल्च ब्रीड है, बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, आई मीन बेस्ट मिल्च ब्रीड है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। होलिस्टन फ्रीजन बेसिकली टेम्परेट रीजन में मिलने वाली काउ है, ठीक है, ये बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है हरे सारी काउज में। और बेसिकली थार पार्कर जो है ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो यूज़ होती ही है, ठीक है, मिल्च ब्रीड तो ये बेसिकली है ही, साथ ही साथ ये डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती है। और ड्रॉट वाले एरियाज़ में, क्योंकि इसका जो बेसिकली ओरिजिन प्लेस है वो थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट वाला एरिया है, तो बेसिकली ये वाली जो ब्रीड है ये डेजर्ट रीजन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। तो इसलिए दोनों ही सुपीरियर ब्रीड हैं, और जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है तो इनका जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट ब्रीड ही आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजिंग इज अ फीडिंग हैबिट एग्जिबिटेड बाय शीप, कैमल, गोट एंड रैबिट। इनमें से ब्राउजिंग किसका फीडिंग हैबिट, आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए। शीप, कैमल, गोट एंड रैबिट। तो बिल्कुल सही गाइस, गोट का, ठीक है, ब्राउजिंग, क्योंकि ये क्या करती है, सॉफ्ट लीव्स पर फीड करती है। तो जितनी भी प्लांट की सॉफ्ट लीव्स होती है उन पर ये फीड अप करती है, ठीक है, उनको खा जाती है। तो बेसिकली ब्राउजिंग ग्रेजिंग से ज़्यादा खतरनाक होता है सॉरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क इज, डबल टोन्ड मिल्क का फैट कंटेंट कितना होता है? 0.5%, 1.5%, 3.0% एंड 4.5%. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए? द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क इज, डबल टोन्ड मिल्क का फैट कंटेंट कितना होगा? तो बिल्कुल गाइस 1.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दैट विल बी 1.5%। ठीक है, तो देखो फैट कंटेंट की अगर हम बात करते हैं डबल टोन मिल्क की तो 1.5% होता है और SNF 8.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग एंड आउट क्रॉसिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल विद 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज, 4 से 6 जनरेशन तक कॉन्टिन्यूसली जब मेटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग या फिर क्लोज ब्रीडिंग? बताइए। 4 से 6 जनरेशन तक जब कॉन्टिन्यूसली ब्रीडिंग होती है, बिल्कुल, तो गाइज ये हो जाएगा आपका इनब्रीडिंग। 4 से 6 जनरेशन तक जब हम कॉन्टिन्यूसली क्लोज ब्रीडिंग करते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क ऑफ द मैमल्स? तो मैमल्स के जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, उन सभी के मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट कॉमन होता है, प्रिंसिपल होता है, सॉरी, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। चलिए, तो गाइस ये हमारी आज की क्लास थी। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। तो एट द एंड ऑफ सेशन गाइस ये आपका बैच है, नाबार्ड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। गाइज आप सभी को पता है कि नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन हमारी 2-3 मंथ में ये लास्ट के 1 मंथ में नहीं हो सकती। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए गाइज आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी विद रिवीजन एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत भी उस लेवल की आपको करनी होगी, कोई और उस लेवल की मेहनत नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइस ये आपका नया बैच है, इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। ये बैच आपका 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल नहीं किया है गाइस, जल्दी से इनरोल कीजिए ताकि आप अभी से अपना एक शेड्यूल बनाओ, अभी से अपना एक टाइम बनाओ, अभी से अपना स्टडी प्लान बनाओ। बैच का तो स्टडी प्लान है ही, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अपना भी, ताकि हम डेली बेसिस पे रिवाइज करें। सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, मैटर भी आपको अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आपको अच्छी पोस्ट पर जाना है ना। तो गाइस इसके लिए आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो Y447A, ताकि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है गाइस, आपको इसमें इनरोल कैसे करना है, देखो आप जस्ट जाओगे अडर 24/7 की वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे आपको अडर 24/7 पर जाना है। मैं वेबसाइट से डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ। ठीक है, आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पर जाओगे आप, ये रहा ऑल कोर्सेज, एग्रीकल्चर आपको चूज़ करना है। ये आ गया आपका नाबार्ड का बैच। ठीक है, तो गाइज जैसे आपके पास ये नाबार्ड का बैच आ जाएगा, देखिए ये आ गया आपका नाबार्ड का बैच। तो ये पुराना वाला बैच है, नया वाला बैच है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो गाइस फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ARD वाला पोर्शन, ESI वाला पोर्शन, ये तो मेरिट बेस्ड है, इसमें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। ठीक है, लेकिन गाइस साथ ही साथ आपको बहुत पूरे दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपका जो पार्ट 2 है वो डिस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश में और बाकी में भी। ठीक है, तो इसलिए उसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है, इस बैच में सिंपली आपको यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे यहाँ पर Y447A। ठीक है, Y447A। जैसे इस कूपन कोड को, एक मिनट सॉरी, आपको A नहीं लगाना है, सॉरी इसमें आप A नहीं लगाओगे, Y447। ठीक है, Y447 जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको इसमें 4600 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 4600 में यानी कि 4599 में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइज आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड थैंक यू।